बम बम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान। आपको ये जो पत्थर बड़ा सा दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं भीम पुल। तो हम बैठ चुके हैं भारत की अंतिम चाय की दुकान पे, और हमने ऑर्डर किया है पकौड़ा और पकौड़ी एज यूजुअल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई सुबह में बद्रीनाथ धाम से। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि रात में हमने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, और आज ऐसा सुबह सुनने में आया है कि 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो फिलहाल हम भगवान को दूर से ही जय करके निकलेंगे यहाँ से। और अभी मौसम आप जैसा कि देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है, सुहावना है, और कोई भी बारिश वगैरह नहीं हो रही है। तो पहले हमारा प्लान ये था कि हम माना गाँव का प्लान स्किप करेंगे, क्योंकि पहले बहुत सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश गई है रुक। तो अब हम जाएंगे और माना गांव को भी एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि बार बार इतनी दूर आना नहीं होता है। और माना गांव के बारे में हम आपको वहां पर पहुंच के बताएंगे कि क्या है वहां पे माना गांव में, और क्यों इतना फेमस है वो, और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ देखने लायक। बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक की दूरी 5 किलोमीटर है, लेकिन यह 5 किलोमीटर का सफ़र आपका इन हरे भरे पहाड़ और इस बर्फ़ से ढके पहाड़ों को देखते हुए बिल्कुल पलक झपकाते ही गुजर जाएगा। माना गांव तिब्बत की सीमा पर स्थित माना दर्रा से पहले भारत का सबसे अंतिम गांव है। तिब्बत की सीमा यहाँ से करीब 26 किलोमीटर दूर हो है, और यही माना गांव है जहाँ पर केशव प्रयाग यानी कि अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम भी स्थित है। माना गांव के बारे में ये मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। यह गांव करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माड़ा पड़ा था। माना गांव के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि इस गांव को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए जो भी मनुष्य एक बार माना गांव में जाता है तो भगवान शिव की कृपा से उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माना गांव, और इसके पीछे हमने काफ़ी लंबी पार्किंग, आप देख सकते हो ये जो लाइन लगी हुई है छोटी सी, इधर हमने पार्किंग कर दी अपनी गाड़ी की। और तनु और अंश और उनके पापा सब आगे जा चुके हैं। और व्यूज़ देखिए कितने शानदार हैं यहाँ से। पीछे मेरे पहाड़ देखिए, और अगर मैं उस तरफ की बात करूं, आप देखिए उस तरफ वो बद्री घाटी, काफ़ी सुंदर व्यू है। हालांकि बर्फ़ के पहाड़ यहाँ से दिख जाते हैं साफ़ सुथरे एकदम, और लेकिन अभी फ़िलहाल बादल छाए हुए हैं उन पहाड़ों पे, इसलिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है क्लियर। एज यूजुअल अंश का पिट्ठू हो चुका है, क्योंकि पहाड़ी में अंश के साथ पैदल चलना ठीक नहीं है। तो यहाँ से ट्रैक शायद 1.5 से 2 या 3 किलोमीटर का ऊपर है, ज़्यादा नहीं है। तो जब हम केदारनाथ निपटाया है तो ये तो खैर पीस ऑफ केक होना चाहिए हमारे लिए। हेलो अंश, मजा आ रही है? बम बम, हर हर। ओके, तो भी रास्तों के व्यूज कुछ चेंज हो गए हैं पिछली बार से, और ये देखिए कुछ यहाँ के व्यूज सुंदर सुंदर। आज बड़े ही विचित्र तरीके से इसने कपड़े पहने। यूजली लोग शर्ट के ऊपर स्वेटर पहनते हैं, आज इन्होंने स्वेटर के ऊपर शर्ट पहनी हुई है। ये देखिए माना कि समुद्र तल से ऊंचाई है 10,133 फीट। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं कि ये डाइवर्जन देखिए, तो यहाँ पे क्या क्या है देखने लायक, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रास्ता जाता है भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। इनके बारे में मैं जब ऊपर जाऊंगा तब आपको बताने की कोशिश करूंगा, जितना हमें याद है उतना मैं बताऊंगा। ये है कुछ स्थलों की दूरी यहाँ से। गणेश गुफा 100 मीटर, व्यास गुफा 200 मीटर, 300 मीटर, भीम पुल, सारी चीजें पास ही पास हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई जो है वो स्टीप हो जाती है। गणेश गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना शुरू की, तब उन्होंने न सिर्फ गणेश जी का स्मरण किया बल्कि गणेश जी को इस बात के लिए तैयार भी कर लिया कि आप महाभारत खुद अपने हाथ से लिखेंगे। लेकिन गणेश जी ने कहा, मैं महाभारत लिख तो दूंगा, लेकिन आप लगातार कथा बताते रहना होगा। अगर मेरी लिखनी रुक गई तो मैं लिखना छोड़ दूंगा।
तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप बिना सोचे समझे और बिना मुझसे सलाह लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस तरह व्यास जी ने गणेश जी को अपनी बात में उलझा दिया और गणेश जी को पूरी महाभारत कथा एक छोटी सी गुफा में बैठकर लिखना पड़ गया। तो तब से इसी गुफा को गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। हमने भी यहाँ पर आके मत्था टेक कर गणेश भगवान जी का आशीर्वाद लेके अपने व्यास जी की गुफा की तरफ चल दिए। तो ये रास्ता अभी भीम पुल और आगे की जो भी चीज़ें हैं व्यास गुफा वगैरह के लिए जाता है। और ये था गणेश मंदिर, श्री गणेश जी की गुफा जो हमने दिखाई आपको। तो अभी अंश अपने पिट्ठू के लिए तैयार हो रहा है, तो फिर हम आगे का सफ़र अपना फिर से जारी रखते हैं। यहाँ पे उस सीन को दर्शाया गया है जहाँ पे वेद व्यास जी वेद को बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान। हालांकि इसके आगे सरस्वती पुल है जो भीम पुल, वहां पे भी आखिरी चाय की दुकान है। कई सारी अब आखिरी चाय की दुकान है। चलो बजाओ घंटी। चलो तो अभी हम पहुंच चुके हैं वेद व्यास की गुफा। यह गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी देश भर में चर्चित है। इसकी छत को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे पन्नों को एक के ऊपर एक रखकर पत्थर का रूप दे दिया गया है। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा है। कहा जाता है कि महाभारत की कहानी का यह वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता था। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे महाकाव्य में शामिल नहीं किया और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया। आज दुनिया भर में उन पत्थर के इन्हीं रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हमने अभी वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन कर लिए हैं और जो आपको ये भारत की आखिरी चाय की दुकान दिख रही है, तो हालांकि लिखा हुआ है चाय की दुकान, लेकिन ये सबसे आखिरी दुकान अब नहीं रही है। सबसे पहली दुकान जब मैं बहुत छोटे में आया था तब यही सिर्फ एक आखिरी दुकान थी। अब हम जाएंगे भीम पुल की तरफ। भीम पुल पे भी कई सारी दुकानें अपने ही बन चुकी हैं और हर दुकान में यही लिखा हुआ है भारत की अंतिम चाय की दुकान। तो अभी हम मुड़ चुके हैं भीम पुल जाने के लिए, जिसको जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल में मैं अभी वहाँ चल के बताऊँगा आपको। तो अंश अपनी पिट्ठू राइड एंजॉय करते हुए आगे आगे चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे दो नदियां मिलती हैं जाके। तो इसकी एक कहानी ये है कि गणेश जी जब वेदों की रचना कर रहे थे, या मैं कहूँ कि लिपिबद्ध कर रहे थे, तो इनको इस सरस्वती नदी के शोर से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने सरस्वती नदी से बोला कि आप अपने वेद को थोड़ा कम कर लीजिए। तो उन्होंने ऐसा मना कर दिया और वो नहीं मानी। तो फिर गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि आपका उद्गम स्थल यहीं पे है और आप बहुत दूर तक आगे नहीं जा पाएंगी। और जाकर अलकनंदा में वो इस पॉइंट पे, ये जो आपको एक जॉइंट दिख रहा है, ये यहाँ पे जाके मिल गई। तो सरस्वती नदी का विलय यहीं पर हो गया। बहुत ही दूर तक नहीं जा पाई वो, और गणेश जी के श्राप के कारण वो यहीं पे आके मिल गई। तो ऐसा लिखा हुआ है पुराणों में, वेदों में, और मैंने भी सुना है। तो बस उसी के आधार पर मैं आप सबको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ पे थोड़ी सी लोगों की भीड़ है, वहीं तक हमें जाना है, और वो है भीम पुल। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। मतलब नेचर अपने बेस्ट रूप में आई हुई है यहाँ पे। उत्तराखंड में आप कहीं पे भी चली जाइए, पहाड़, नदी, इतना नेचर से आप करीब फील करेंगे अपने आप को। और दुनिया की भागदौड़ भरी जिंदगी से सच में ये बहुत ही सुकून भरी लाइफ है, जहाँ से जाने का मन नहीं करता। तो अभी हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे भीम पुल। तो अभी हम पहुँच चुके हैं भीम पुल। और अगर आप ये पॉइंट देख पा रहे हो जहाँ से बहुत वेग से पानी निकल रहा है, यह है सरस्वती नदी के उद्गम का स्थान। यहीं से सरस्वती नदी पैदा हुई है। और इसके बारे में मैंने बताया कि इनको जो श्राप था
और आगे वो अलकनंदा नदी में जाके मिल गई। वो पॉइंट भी मैंने दिखाया आपको, जहाँ से सरस्वती नदी विलय हो जाती है। यहाँ पर माँ सरस्वती के मंदिर को भी बना दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था, ये रिसेंटली बना दिया गया है मंदिर। ये है माँ सरस्वती का मंदिर। ये देखिए, यहाँ से मैं छोटा सा ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ आपको सरस्वती नदी के, कितना भयंकर यहाँ पे बहाव है इसका। आप ये देखिए, मतलब ये कम से कम 200 मीटर नीचे है, लेकिन इसकी चट्टियाँ अभी तक यहाँ मुझे महसूस हो रही हैं। और ये वो पॉइंट है जो सरस्वती नदी का ओरिजिन है। ये तो आप ये देख सकते हैं, ये है भीम पुल। आपको ये जो पत्थर बड़ा सा दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं भीम पुल। कहा जाता है कि महाभारत में जब सारे पांडव अपने स्वर्ग जाने के लिए निकले थे, तो इस पॉइंट को पार करने के लिए भगवान भीम जी ने उठाकर एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे रख दिया था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं भीम पुल। अब अभी कैमरे में बहुत छोटा सा पत्थर दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए इस पत्थर का जो रेडियस है कम से कम 50 से 60 मीटर इसका सिर्फ रेडियस होगा, इतना भारी भरकम पुल है। और ये देखिए, यहाँ पे जो सरस्वती नदी निकली है, इनका वेग देखिए। ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। तो ये जो नया मंदिर जैसा आपको बनता दिख रहा है, ये सरस्वती मंदिर नया बन रहा है यहाँ पे। और अगली बार आई थिंक जब हम कभी आना होगा यहाँ पे भगवान की कृपा से, तो हमें इस मंदिर के भी अंदर दर्शन करने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको व्यास गुफा के पास भी एक अंतिम चाय की दुकान थी, और यहाँ भीम पुल में भी एक अंतिम चाय की दुकान है। तो ये देखिए, यहाँ पे कई सारी अंतिम चाय की दुकान है। मुझे पता नहीं कौन सी इसमें से अंतिम है, लेकिन सारी ही अंतिम चाय की दुकान है यहाँ पे। कई सारी दुकानें बन चुकी हैं यहाँ पे। सो आप जैसे कि देख रहे हैं कि चाय की अंतिम दुकान है, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना चाय और नाश्ता लेने के लिए। देखते हैं चाय की अंतिम दुकान का चाय और नाश्ता कैसा होता है। तो फटाफट लेते हैं, कर देते हैं अपना ऑर्डर और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं इस आखिरी चाय की दुकान में, जो इंडिया की लास्ट अंतिम चाय की दुकान है, जो कि लिखी हुई है इसमें 1962 से सेवा में है। बट पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि यहाँ का कैसा होता है। तो हम बैठ चुके हैं भारत की अंतिम चाय की दुकान पे, और हमने ऑर्डर किया है पकौड़ा और पकौड़ी एज यूजुअल। तो तनु वो टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी है। चाय लेने के बाद टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं चाय का। अच्छी तरह तो अभी हमने चाय और पकौड़ा खा लिया है, काफी अच्छे थे पकौड़े। हाँ, मिक्स पकौड़े अच्छे थे। ब्रेड पकौड़े में बस आलू मिसिंग था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतनी ऊपर आके। ज्यादा डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। और देखिए ब्यूटी, देखिए पहाड़ को खोद के, या कहूँ मैं पत्थर एकदम बाहर रखा है इस दीवार से। तो यहाँ पे कई सारी भारत की अंतिम चाय की दुकानों के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन ये 1962 से है, और मैं ये कह सकता हूँ कि सच में ये अंतिम ही होगी, क्योंकि जब मैं 2011 में या 12 में आया था यहाँ पे, तो भी सिर्फ एक ही दुकान थी, और वो दुकान जहाँ पे इस समय मंदिर बन रहा है, वहाँ नीचे उतर के हुआ करती थी। सो आपने देखा है हमारा ये माना गांव का टूर कि ये कैसा है माना गांव, क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली, घूमने वाली, दर्शन करने वाली। तो सारी चीज़ें जो हमने शॉर्ट में कवर हो सकती थी सब कुछ कवर किया है, हमने खुद भी किया है, अंश को भी कराया है। पापा पैर में पेन की वजह से नहीं चल पाए, नहीं आ पाए इतने ऊपर, तो उनको हमने वापस कार में भेज दिया। आप जैसे कि अभी यहाँ की ब्यूटी देख रहे हैं, कितने सुंदर पहाड़, कितना सुंदर वेदर हो रखा है यहाँ का। सो अभी हम लोग यहाँ से बस इस मौसम का आनंद लेकर निकलेंगे अपने अगले सफ़र के लिए, जो कि होगा माना गांव से कल्पेश्वर धाम का सफ़र। सो कल्पेश्वर धाम है कि पंच केदार में 5वां केदार कल्पेश्वर धाम होता है। तो कल्पेश्वर धाम में जाके वहाँ की महत्वता, वहाँ के पुजारी जी से बात करके, जैसा भी जो भी है एक्चुअलिटी है, वो वहीं पे जाकर आपको हम बताएंगे, सारी डिटेल्स वहीं पर देंगे। तो इस माना गांव के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नीचे बहुत चढ़ाई भी है, उतराई भी है, तो थक भी बहुत गए हैं हम लोग। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को,
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए सो दैट आने वाले कमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।